गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 ITI का, जिसमें हम लोग टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर 2 में हम लोग अलग अलग टूल्स, ट्रेड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, यानी डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम इंडस्ट्री में जो भी वर्क्स करते हैं या मशीन के साथ जो भी वर्क्स करते हैं, उसमें हम लोगों को उस ट्रेड की टूल्स की ज़रूरत होती है। इस वजह से हमें सारे ट्रेड टूल्स को जानना और उनको पहचानना ज़रूरी है, और उनका स्पेसिफिकेशन पढ़ना भी ज़रूरी है। और वो सारे टूल्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, उनको मान्यता कौन देता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम कंटेंट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए पहले वो देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सूची। अब हम जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं उसकी सूची है। यहाँ पहला में लिखा हुआ है मानक एवं मानकीकरण, यानी मानक एवं मानकीकरण, जिसमें हम लोग मानक यानी कि मान्यता देने वाला है ना, एक तरह का स्टैंडर्ड होता है जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। समझिए तो आपकी किसी चीज़ को हम लोग मापते हैं, है ना। और मानकीकरण हो गया कि किसी जैसा हम अभी बताए थे कि कोई भी चीज़ मान्यता देता है, तो कौन मान्यता देता है वो हम लोग और आगे डिटेल में जानेंगे। तो यही है मानक एवं मानकीकरण। और उसके बाद है औजारों की विशिष्टियाँ। औजारों की विशिष्टियाँ के बारे में जानेंगे। विशिष्टियाँ क्या है? तो विशिष्टियाँ ये है कि जैसे उसका हाइट कितना होता है, उसका वेट कितना होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स से वो बनता है, उसको किस प्रोसेस से बनाया जाता है, ये सब विशिष्टियाँ हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड 2011 का परिचय हम लोग को पढ़ना है। यानी कि कोई भी तरीके का एक लॉ समझिए आप, लॉ बनता है। अगर है ना, इलेक्ट्रिकल कोई भी वर्क चल रहा है तो उसका एक लॉ बना हुआ, तो उस लॉ के अनुसार क्या है, उसमें 4, 5, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो वो हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये करने लेने के बाद सर आपका चैप्टर 2 बढ़िया से कंप्लीट हो। तो आइए देखते हैं इसमें है क्या क्या। इसमें है, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरणों, मशीनों का अध्ययन किया जाता है। इन वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों का एक निश्चित मानक यानी कि स्टैंडर्ड होता है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा मानकीकृत किए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत तकनीशियन को अपने स्तर से विविध प्रक्रमों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकृति के औजारों की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि वे भौतिक यंत्र जिनकी सहायता से हम किसी भी प्रक्रम को संपन्न किया जा सकता है या किया जाता है, उस वे औजार कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये है, कहा जा रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो, ये जो BIS है, ये भारतीय मानक ब्यूरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोगों को जानना है। ये एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। और यहाँ पर है कि ये BIS क्या है, तो ये BIS मान्यता देता है ना। BIS से मान्यता प्राप्त ही सारे टूल्स या औजार वो होने चाहिए। और वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर जो भी सारे टेक्निकल वर्क्स होते हैं, तो वो बहुत सारे वेरियस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, बिजली के सारे वेरियस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो भी औजार, जैसे भी प्रकृति के औजार की ज़रूरत होती है, उसे हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि वो भौतिक यंत्र या जिनकी सहायता से किसी भी प्रक्रम को संपन्न किया जाता है, वो औजार कहलाते हैं। कोई भी कार्य को संपन्न करने का काम, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, है ना, कोई भी पार्ट्स को खोलना हो, लगाना हो, है ना, तो सारा मेंटेनेंस जो है हम लोगों को टूल्स से ही, औजार से ही करना होता है। अब क्या है कि इसके आगे लिखा हुआ है कि विद्युत का ट्रेड के लिए उपयोगी औजारों की विशेषता है यह है कि ये औजार निर्माण तथा मरम्मत दोनों कार्य में ही समान रूप से उपयोगी होते हैं। विद्युत का ट्रेड में मतलब निर्माण, दो चीज़ें देखिए, ये निर्माण
और मरम्मत। निर्माण मतलब कि बनाना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, प्रोडक्शन करना। जैसा कि हम लोग इंडस्ट्रियल पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जानते हैं कि हम लोग ITI में इंडस्ट्री का भी पढ़ाई करते हैं। तो निर्माण तथा मरम्मत और मेंटेनेंस दोनों कार्य में ही हम लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अतः प्रशिक्षार्थियों को, यानी कि आप लोगों को, ट्रेनीज को, औजारों की उपयोगिता से किसी भी रूप में अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। मतलब औजार जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे अनभिज्ञ आप नहीं हो सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको ITI की पढ़ाई में टूल्स का बहुत बड़ा रोल है। आपको टूल्स को पहचानना आना चाहिए, टूल्स का यूज आपको पता होना चाहिए, टूल्स का स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न मानकों जैसे BIS ट्रेड, औजार एवं राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड का वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ है मानक एवं मानकीकरण, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। किसी पदार्थ के मानक एवं मानकीकरण को निम्न प्रकार समझा जा सकता है ना। हम लोग मानक अलग समझेंगे और मानकीकरण को अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य विवरण आदि का निर्धारित रूप मानक कहलाता है। यानी कि हम किसी भी पद को या राशि की परिभाषा, राशि या मात्रक, मतलब समझिए कि राशि का मतलब यहाँ रुपए से हो रहा है। किसी भी चीज़ को हम लोग एक है ना यूनिट बनाते हैं कि हाँ इतना से हम उस चीज़ को मापेंगे, है ना। उसको नापने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान का एक हाइट होता है, एक वेट होता है ना। तो उसी तरीके से इस चीज़ में भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टूल्स को हम मापने का एक मात्रक इकाई मान मानते हैं। ठीक है, तो उसका, उसी के उत्पाद का आकार, प्रकार, कार्य विवरण आदि का निर्धारित रूप जो भी है वो उसी को मानक कहा यहाँ गया है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय माप तौल पद्धति में लंबाई, मतलब कि इंडियन सिस्टम के हर कंट्री में अलग अलग होता है, मापने का अलग तरीका होता है हर कंट्री का। तो इस यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय, यानी कि इंडिया और इंडिया के बाहर के कंट्री में माप तौल पद्धति में, है ना, जो समान वजन तौलते हैं उसमें जो लंबाई है उसमें हो गया, फिर लंबाई हो गया, फिर द्रव्यमान हो गया, उसके बाद समय हो गया, फिर मानक, मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होते हैं, है ना। मीटर से हम लोग नापते हैं लंबाई को, किलोग्राम से हम लोग दूरी नापते हैं, सेकंड से हम लोग समय को नापते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा का मानक, इसी प्रकार देखिए यहाँ से, इसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको A से डिनोट करते हैं। ठीक है, A बोलते हैं, एम्पियर याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग एम्पियर से ही डिनोट करें। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। विद्युत धारा की वह मात्रा जिसमें 1 सेकंड में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए, एक मानक एम्पियर कहलाती है। मतलब 1 सेकंड में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए, उसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को ही यहाँ पे कहा गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ लिखा है, उसका वैल्यू दिया गया है 6.24 × 10⁻18, कितना, तो 6.24 × 10⁻18। इसी प्रकार अन्य वैद्युतिक एवं यांत्रिक मात्रकों के मानक निर्धारित किए गए हैं। अतः निर्मित सामग्री, औजार, उपकरण इत्यादि का भी एक निश्चित मानक होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से औजार का भी, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसी तरीके से औजार और उपकरण, सामग्री, इस सारी चीज़ों का भी एक निश्चित मानक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह अब हम लोग आते हैं मानकीकरण में। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब भारतवर्ष में SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर वर्ष 1969 में ISI, फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं ISI, ने मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया। उक्त संस्थान यानी कि उस संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। इसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। भारतीय वस्तुओं के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक होती हैं। मतलब इंडिया और इंडिया से बाहर जो भी
जो भी लेन देन होता है या जो भी है ना, कोई टूल्स खरीदना हुआ या कोई भी चीज़ तरीके का हो गया, तो हम लोग उसको एक मानक देते हैं। और यहाँ पे ये हम लोग क्या जाने कि ये भारतवर्ष में SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर मतलब 1969 में ISI बना है। और ये क्या करता है, मान्यता देता है, उस संस्थान का क्या है, मानकीकरण करता है। कोई भी प्रोडक्शन अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है इंडस्ट्री में तो उसको मान्यता देने का काम है उसका। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। आते हैं आगे, देखिए विद्युत के सभी उपकरण, मशीन आदि BIS से प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि बिजली के सारे उपकरण जितने भी होते हैं वो BIS से प्रमाणित होने चाहिए। और भारत में वस्तुओं के मानकीकरण के लिए ही BIS मानक स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मानकीकरण के लिए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ना। इंडिया के लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना, IS हो गया इंडियन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, और ISO हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मानकीकरण के लिए ISO मान्यता देता है। वो कौन देता है, ISO। इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं BIS को। देखिए ये है हमारा BIS का पूरा सिंबल, ठीक है, ये सिंबल है। ये सिंबल को आपको याद रखना होगा। आप लोग कहीं देखे भी होंगे, घर में कोई भी सामान हो या कोई भी तरीके का प्रोडक्ट हो, हाँ ज़्यादातर आप हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में भी देख सकते हैं कि उसमें ऐसा कुछ आपको सिंबल दिखाई देता होगा, कहीं ना कहीं आप देखे जरूर होंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका मतलब यही होता है, इसका फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, और इसका हिंदी में हम लोग कहा जाए तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS। उसमें लिखा क्या हुआ है कि उपभोक्ता मामलों यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स। उपभोक्ता कौन, तो हम लोग जो सामान खरीदने वाले हैं, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत। मतलब इस जो मिनिस्ट्री है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, फूड एवं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया है। 1986 में हम लोग अभी इसको याद रखेंगे, ये हम लोग को एग्जाम में आ भी सकता है। 1986 द्वारा स्थापित किया, जो 23 दिसंबर 1986 से लागू हुआ था। भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्य कार्य उपभोक्ता को खतरनाक उत्पादों से बचाना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा प्रदान करना है और गुणवत्ता आश्वासन यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रदान करता है ना। हम लोगों को क्वालिटी एश्योरेंस देने का काम इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है, ठीक है। और ये क्या करता है, खतरनाक उत्पाद से बचाता भी है, ठीक है। और इसके अब देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है। ये डेट, हाँ देख लीजिए, ये डेट भी याद रखेंगे, 23 दिसंबर 1986 से लागू हुआ था, और 1986 इसका ईयर याद रखेंगे, 23 दिसंबर 1986, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, देखिए BIS और ISI जैसे संस्थान का एडवांटेजेस क्या है कि BIS और ISI मानक द्वारा उपभोक्ताओं को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा मानक उत्पादन को चयन करने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा धोखाधड़ी से बचा जा सकता है, यानी कि हम लोग कोई प्रोडक्शन का सिलेक्शन करते हैं चॉइस के अनुसार, है ना, चॉइस के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार किसी भी तरीके से हम लोग उसको सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, जैसे है ना, कोई अच्छा कंपनी का सामान जो है उसका क्वालिटी ख़राब ना हो जाए, ये सब चीज़ है। और इसके द्वारा जीवन तथा संपत्ति के प्रति संकट हेतु सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होता है ना, जीवन और इंश्योरेंस का भी यहाँ तक ही होता है। इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस जैसा चीज़ भी यहाँ पर कहा जा रहा है एक तरह से, कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसका भी भरपाई मतलब ये लेने का एक मतलब ये संस्थान जो है आश्वासन देता है कि अगर कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कि उसका भरपाई करता है ये कंपनी या संस्थान जो भी कह लीजिए। और चौथा पॉइंट में है उपमानक गुणवत्ता होने पर ISI चिन्हित उत्पादों को निःशुल्क प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट होता है। जैसे आप कोई सामान ले लिए ना, तो वो जैसे ISI से प्रमाणित है
है ना। ISI का उसमें ट्रेडमार्क लगा हुआ है, तो आप जैसे देखते होंगे कि आपको अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको आप वापस दुकान में जा कर के देते हैं तो रिटर्न आपको न्यू दे देता है दूसरा। तो ये कैसे होता है? ये BIS और ISI के ही जो भी संस्थान हैं, BIS और ISI ही देता है ये चीज़ जो प्रोवाइड है, ये वहीं से होता है। ताकि ये शुरू से बना हुआ है कि आगे हम इसका पूरा लॉस पढ़ेंगे 1 से 10 12 तक, तो उसमें समझ में आ जाएगा, वो चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये है मात्रकों की SI प्रणाली, SI सिस्टम ऑफ यूनिटी। इसमें देखेंगे, यह प्रणाली नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी UK तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स USA द्वारा मिलकर बनाई गई है। यह मात्रकों की एक विश्व स्तरीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत 7 मूल, 2 संपूरक तथा विभिन्न व्युत्पन्न राशियाँ आती हैं। मानकों से संबंधित SI प्रणाली का विवरण निम्न प्रकार। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग लंबाई को मीटर से डिनोट करते हैं, है ना, और मीटर में हम लोग नापते हैं और डिनोट करते हैं M से। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम से हम लोग उसके मात्रा को हम लोग किलोग्राम से नापते हैं, और प्रतीक क्या है? डिनोट करते हैं kg से, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसी तरह सबका समय का है, विद्युत धारा आप लोग जानते भी होंगे, सब बेसिक चीज़ है ना। ये सब चीज़ को एक बार देख लेना है। उसी तरह संपूरक राशि, कंप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें प्लेन कौन है, ठोस कौन है, इसकी मात्रक रेडियन, स्टेरेडियन, प्रतीक रेड और SR से डिनोट करेंगे दोनों। ठीक है, अब आते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड यूनिट्स। क्या है? बल, फोर्स, है ना। हम आप लोग 10th 9th 10th में 7th 9th 10th में पढ़ेंगे। फोर्स न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है, और प्रतीक इसको डिनोट करते हैं N से। क्षेत्रफल को वर्ग या मीटर में, इसको मीटर स्क्वायर में डिनोट करेंगे। इसी तरह सारा है, पावर है, प्रतिरोध है, दाब, आवृत्ति, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, विद्युत आवेश को हम लोग कूलम से करेंगे, है ना। चुंबकीय फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं, इसको टेस्ला से डिनोट करेंगे। टी से डिनोट करेंगे, टी, है ना, टी है यहाँ पर, और TWB पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसका कुछ फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग आगे डिटेल में, उतना डिटेल में जानना है अभी ज़रूरी नहीं है। फिलहाल अभी ये सब सिर्फ एक बार देख लेना है, थोड़ा ध्यान में रहेगा आप लोग का। धारिता, कोणीय वेग, प्रेरकत्व, घनत्व, वेग, विभवांतरक। ठीक है, तो सबको आप लोग एक बार देख लीजिए। अब आते हैं मेन जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, औजारों की विशिष्टियाँ। औजारों की विशिष्टियाँ में हम लोग सारा औजार के बारे में पढ़ेंगे, कितना टाइप्स का औजार होता है। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत हम विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न हस्त औजारों की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग हैंड टूल्स का ज़रूरत पड़ता है। टूल्स भी अलग अलग तरह का होता है, हैंड टूल्स होता है, कटिंग टूल्स होता है, फिटिंग करने वाला टूल्स अलग होता है। तो इसी तरह हम लोग अभी पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स कौन कौन सा है। तो उसमें से जो यूज होने वाला जो सबसे मेन औजार है, जिसको हम लोग मेनली सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे पहले हम लोग प्लायर यूज़ करते हैं। प्लायर का डेफिनेशन यहाँ देख लीजिए, और उसका देखिए, कोई भी टूल्स का उसका सेफ्टी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, सेफ्टी और उसका मेंटेनेंस के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। देखिए ये फिगर है, ये प्लायर है, इसको हम लोग प्लायर बोलते हैं। प्लायर मूलतः 2 टांगों लेग्स का जोड़ा होता है, जो कि एक पीवेट किसको बोला जा रहा है? पीवेट इसको बोला जा रहा है, पीवेट से जुड़ा रहता है। इसकी प्रत्येक टांग में एक लंबा हैंडल एवं एक छोटा जॉ होता है, जॉ इसको बोला जा रहा है, जॉ। ठीक है, जॉ का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, जकड़ के पकड़ लेना, है ना, तो इसी को जॉ बोलते हैं। ये जो पोर्शन है इसी को जॉ बोलेंगे। छोटा जॉ होता है,
प्रत्येक टांग में एक लंबा हैंडल एवं छोटा जॉ होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसका प्रयोग छोटे भागों तथा अवयवों को पकड़ने, जकड़ने, खींचने एवं घुमाने के लिए किया जाता है। देख लिए आप लोग क्या क्या चीज़ के लिए, तो पकड़ने, जकड़ने, खींचने और घुमाने के लिए किया जाता है। यह कम व्यास के तारों को मोड़ने व काटने के लिए भी प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त प्लायर हल्के धातु के चादर के भागों को आकृति देने के लिए, हल्के धातु के चादर हो गए, जैसे होता है ना चदरा वगैरह, कोई भी तरीके का कोई भी सीट होता है, तो सीट कोई भी अगर मेटल्स का बना हुआ है, समझिए ना, उसको क्या तो बोलते हैं उसको हम लोग उसको भी मोड़ने के लिए, जैसे कॉर्केट वगैरह होता है, उसको भी मोड़ने के लिए, कहीं हम लोग को उसको शेप देना है या मोड़ना है, बैठाना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और ये प्लायर्स उच्च गुणवत्ता युक्त स्टील से बनाया होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का स्टील से बनाया होता है, ताकि देखते होंगे आप लोग कि पुराना भी प्लायर है तो बहुत लंबा चलता है। वो कैसे चलता है, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनाया होता है ना। उसमें भी कैटेगरी है कि क्वालिटी किसका ज़्यादा अच्छा है, कम क्वालिटी वाला भी स्टील होता है, हाई क्वालिटी का भी स्टील होता है। इसके धातु से बने भागों में धातु से बने भागों को तेल में डूबे कपड़े से पोंछ के रखना चाहिए। ठीक है ना, अभी मेंटेनेंस का बात हो रहा है कि इस धातु से बने भागों को तेल में डूबे कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय समय पर इसकी पीवेट एवं जोड़ों पर तेल द्वारा ऑयलिंग करते रहना चाहिए। पीवेट में हमेशा ऑयलिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, ताकि मेंटेनेंस होता रहे, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि देखिए प्लायर कितने तरीके का होता है। प्लायर तो वैसे तो बहुत तरीके का होता है, जिसमें हम लोग पहला है डायगोनल कटर प्लायर, दूसरा है इंड कटिंग प्लायर, है ना। उसके बाद है फ्लैट नोज प्लायर, है ना। फ्लैट नोज यानी कि आगे का जो पोर्शन है नाक की तरह ये चपटा होता है, जैसे है ना आगे का फ्लैट नोज, है ना। नोज से इसको थोड़ा समझने में आप लोग को आसानी होगा, याद भी रखने में आसानी होगा, है ना। फ्लैट नोज प्लायर है ये। और राउंड नोज प्लायर, देखिए ये राउंड नोज प्लायर है चौथा पॉइंट में। और उसके बाद क्या है 5 में लॉन्ग नोज प्लायर है, इसकी लंबा होता है इसका आगे का पोर्शन। उसी तरह कॉम्बिनेशन प्लायर है ये, सबका स्पेसिफिकेशन अलग है, इसका सेफ्टी अलग है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये इतना सारा टाइप्स है, यहाँ तक ये ख़त्म होता है ये प्लायर्स जितना भी है। तो देखिए एक बार देख लेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। इसको बोलते हैं डायगोनल कटर प्लायर, विकर्ण कटर प्लायर, हिंदी में बोलेंगे विकर्ण कटर प्लायर। इसमें पार्श्व कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर भी इसको बोलते हैं। इनका उपयोग कम व्यास वाले तारों, यानी कि कम मोटाई वाले तारों और केबल को काटने के लिए यूज किया जाता है, जो कि टर्मिनल के पास होते हैं, है ना। टर्मिनल के पास जो रहते हैं वो जो तार रहेंगे उनको काटने के लिए ही इनका यूज़ होगा। इनका प्रयोग केबल और कोड का कवर, है ना। ये आवरण का मतलब हो गया कवर को आवरण, और इंसुलेशन भी मतलब एक तरह का कवर ही हो गया। ये सब हटाने के लिए होता है ना, तार के में लेयर में रहता है, तार हो गया या केबल हो गया, उसमें लेयर में कवर रहता है, तो उसको हटाने के लिए इसका यूज होता है। और साथ साथ अन्य प्रक्रम जैसे कॉटर पिन को विभाजित करने तथा अलग करने, ये पृथक मतलब अलग होता है, ठीक है, अलग करने के लिए भी किया जाता है। इनकी लंबाई 100, 125, 140, 160, 180 एवं 200 मिलीमीटर तक होती है। ये ध्यान रखेंगे कि इसकी लंबाई 100 से 200 तक में कौन 125, 140, 160, 180 एवं 200 मिलीमीटर तक ये कौन सा प्लायर, तो डायगोनल कटर प्लायर होती है। अब आते हैं इंड कटिंग प्लायर में। इंड कटिंग प्लायर में क्या है, इन प्लायरों का प्रयोग कम व्यास युक्त तार, जो पतले जो कम व्यास के हैं, एकदम कम वाले, है ना, पिन किलियों को काटने के लिए। पिन किली मतलब जो कांटी होता है, कांटी वगैरह निकालने के लिए इसका यूज होता है। कील होता है, कील को यहाँ कांटी बोला जा रहा है। कीलों को लकड़ी, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ना, काटने एवं कीलों को लकड़ी में से निकालने के लिए किया जाता है। ये 130, 160, 180
200, 210 एवं 240 मिलीमीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। ये पूरा फिगर, इसका फिगर आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये है इंड कटिंग प्लायर, ठीक है। इसका ये याद रखेंगे 130, 160, 180, 200, 210 और 240 मिलीमीटर लंबाई में ये आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। बड़ा छोटा जो देखते हैं ना, उसका यही मेजरमेंट उसका यही है, इतना ही लंबाई में ये है, ठीक है। अब आते हैं फ्लैट नोज। फ्लैट नोज में क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है देखिएगा। इनका प्रयोग तारों व धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने और उनकी आकृति प्रदान करने के लिए होता है। छोटा धातु को शेप देने के लिए हो गया हम, और तारों और तार के लिए, है ना, तार और छोटा धातु को बनाना और शेप देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग धातु के केबल के आवरण हटाने के लिए, उसी तरह जैसे पिछले वाले में भी था कि उसमें भी कवर हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह इसमें भी वही है कि इसका भी कवर हटाने के लिए हम लोग या इंसुलेशन हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और छोटे भागों को पकड़ने या जकड़ने के लिए भी इनका प्रयोग होता है ना। जैसे छोटा कोई भाग को पकड़ के हमको, जैसे कोई नट बोल्ट है ना, छोटा साइज का है, तो उसको हमको खोलना है, लगाना है, तो हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। ये 100 से 100, 200 तक मिलीमीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। 100, 120, 140, 60, 180 और 200 मिलीमीटर लंबाई में यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका, फ्लैट, किसका, तो फ्लैट नोज प्लायर का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राउंड नोज प्लायर में। राउंड नोज प्लायर में ये है कि इन जबड़ों की आकृति शंक्वाकार होने के कारण इनके द्वारा विभिन्न परिमापों के वक्र तथा वृत्त बनाना संभव हो जाता है। इनकी लंबाई 120, 140, 160, 180 एवं 200 मिलीमीटर तक होती है। इनका प्रयोग तारों व हल्की धातु पट्टियों को आकार देने के रूप में करते हैं, समझ गए ना। शंक्वाकार आकृति, शंक्वाकार मतलब राउंड, गोल होना चाहिए, है ना। इनके जबड़ों की आकृति देखिए गोल कैसे आपको पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको ये पोर्शन आपको गोल दिख रहा होगा, यही गोल पोर्शन जो है इसी को शंक्वाकार कहा गया है ना। वृत्त बनाना संभव हो जाता है। इनकी लंबाई 120 से 200 तक होती है। इनका प्रयोग तारों व हल्की धातु पट्टियों को वक्र रूप देने में करते हैं। तारों के टर्मिनल में पेंच में फिट हो सकने वाले को बनाने एवं छोटे भागों को पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। छोटे भाग को पकड़ने के लिए ये भी यूज़ होता है। और टर्मिनल में अगर कोई पेच फंस गया है तो उसका भी यूज़ हम लोग इसमें करते हैं, किसका, तो राउंड नोज प्लायर का, ठीक है। फिगर इसका याद रखेंगे, ठीक। देखिए ये है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर का मतलब हो गया क्या कि आगे नुकीला पोर्शन बना हुआ रहेगा इसके, है ना। इन प्लायर्स को सीधे एवं वक्र जॉ के रूप में बनाया जाता है। इनका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भाग को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है ना। छोटा जो भी जगह रहेगा, छोटा जो भी भाग रहेगा, उसको पकड़ने के लिए, उसको सीमित, है ना, मोड़ने के लिए, सेट करने के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे। और इसका जो लंबाई होता है 160, 180, 200, 220 मिलीमीटर तक होता है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर क्या है। कॉम्बिनेशन प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर के जॉ चपटे होते हैं, है ना। देखिए यहाँ से ये पोर्शन है, ये चपटा है, ठीक है। और जिनका प्रयोग तारों व केबल के विभिन्न भागों को जकड़ने और पकड़ने और ऐंठने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कम व्यास के तारों एवं केबलों को काटने के लिए इसमें एक युगल साइड कटर भी संयोजित होता है तथा स्टील तारों को काटने के लिए इसमें एक युगल संयुक्त कटर की भी सुविधा होती है ना। मतलब देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो कम मोटाई वाला जो तार है ना, उसको हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं। और जो ज़्यादा मोटा तार है उसको हम लोग
इसको पूरा खोल करके भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इसको इस पोर्शन को ऐसे फैलाएंगे और ये पूरा खुलेगा, और वहाँ से भी हम लोग इसको ऐसे काट सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त इसमें देखिए, अच्छा, इस पोर्शन से हम लोग काट भी सकते हैं, ये देखा। अब इसके अतिरिक्त बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने और पकड़ने के लिए संयुक्त प्लायर्स में पाइप ग्रिप भी लगा होता है ना, और पाइप ग्रिप कोई जगह पर लगा हुआ रहता है प्लायर्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने, यानी कि देखिए बेलना के आकार का जो भी वस्तु रहेगा उसको पकड़ने के लिए, या ऐसा कोई औजार है उसको पकड़ने के लिए, टाइट करने के लिए, है ना, इसका ज़रूरत पड़ता है। ये प्लायर 140, 160, 190, 210 और 250 मिलीमीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ये फिगर देख लीजिए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए अभी इसका सेफ्टी हम लोग देख लेते हैं। जो भी हम लोग इसमें सावधानियां बरतना है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं पॉइंट वाइज। 5 पॉइंट है इसमें। इनके इंसुलेशन को हमेशा बनाए रखना चाहिए। देखिए इंसुलेशन मतलब क्या, ये जो कवर है ना, ये कवर कोई भी प्लायर का ये जो कवर होता है इसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। यहाँ से कट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ से कट आ जाएगा, है ना, और जो इसका जो रॉड है वो अगर टच हो जाएगा आपका हाथ में यूज़ करने के टाइम में, तो वो क्या होगा ना, करंट आपको लग जाएगा। इसीलिए ये इसका इंसुलेशन हमेशा बनाए रखना चाहिए, जिससे कि इन्हें सजीव लाइन, लाइव लाइन पर प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हम आपको बताएं वो पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में इनके हथौड़े की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। हथौड़ा के जैसा इसको कभी यूज नहीं करते, ठीक है। हथौड़ा एक अलग टूल्स है। हथौड़ा का यूज़ जहाँ हथौड़ा का ज़रूरत है वहीं करना है। यहाँ पे कभी भी इसको उस तरह से यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इनके कटर का प्रयोग स्टील के तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। स्टील का तार काटने के लिए कभी इसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है चौथा पॉइंट में, इनका प्रयोग गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए नहीं करना चाहिए। गर्म चीज़ को भी नहीं पकड़ने के लिए करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से इंसुलेशन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। जो इंसुलेशन है गल जाएगा और सजीव लाइन यानी कि लाइव लाइन पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, है ना। क्योंकि हम लोग इसका यूज़ हम लोग लाइव लाइन जैसे है ना, चालू लाइन में भी यूज़ करते हैं इसको। तो अगर ये इंसुलेशन जल जाता है तो फिर ये हम लोग वापस इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही जो है ये इंसुलेशन हम लोग को इससे करंट लगाने से रोकता है ना, ताकि हम लोग ये इसका हम लोग यूज़ कर पाते लाइव लाइन में, ठीक है। तो 5 नंबर में लिखा हुआ है, 5th पॉइंट में, इनकी पीवेट में समय समय पर 1-2 बूंद मोबिल ऑयल डालते रहना। देखिए ये जो जगह है यहाँ पर मोबिल डालते रहना चाहिए हमेशा, ताकि जो है इसका मेंटेनेंस हमेशा ही प्रॉपर मेंटेनेंस में रहे, है ना। क्योंकि बराबर आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो आपको इसका मेंटेनेंस भी करना होगा, ताकि ये ईजिली काम कर सके, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ तक पूरा जो है, हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा टाइप कवर कर लिए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो जितना टाइप्स का प्लायर होता है हम लोग देख चुके हैं, और ये उसका सेफ्टी है। अब यहाँ से हम लोग हैमर देखेंगे। हैमर मतलब क्या होता है ना, हैमर हथौड़ा होता है। हैमर में यही है कि हैमर तो देखिए बताने का उतना कुछ खास ज़रूरत नहीं है, हथौड़ा आप लोग जानते ही होंगे, है ना। फिर भी इसका कुछ टेक्निकल भाषा में इसको जानना ज़रूरी है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ, हैमर लोहे से निर्मित वह औजार है जिसका प्रयोग कील ठोकने, दीवार में छेद और रोल प्लग और गिट्टी लगाने, छेनी की सहायता से दीवार आदि में छेद करने के लिए किया जाता है ना। दीवार अगर तोड़ना रहा या फिर दीवार को में तोड़ ताड़ करके, जैसे होता है ना कि कभी दरवाज़ा में चौखट लगाना हुआ, तो चौखट लगाने के लिए पहले दीवार को थोड़ा तोड़ना पड़ता है, तो उस समय हम लोग है ना छेनी हथौड़े का यूज़ करते हैं। तो वही हथौड़ी जो है हैमर, यहाँ पे हैमर के बारे में बताया जाता है। तो जो भी हैमर का यूज है वो आप लोग जनरली आम भाषा में समझते ही होंगे, है ना। तो यहाँ से आगे देखते हैं, फेस, पिन, आई होल, नेक और हैंडल इसके मेन भाग होते हैं। फेस, पिन, आई होल और हैंडल, है ना। उसका पार्ट्स को हम लोग आगे अभी देखेंगे कि पार्ट्स फिगर के साथ हम लोग इसको जानेंगे कि फेस क्या होता है, पिन, आई होल, नेक, हैंडल इसका क्या होता है। और इसमें भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे आप इसका टाइप्स देखें, प्लायर्स इतना सारा टाइप्स का होता है, उसी तरह इसमें भी अलग अलग आपके टाइप्स मिलेंगे हैमर के, है ना। उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसका काम और जो है
इसका काम 400 ग्राम भार वाला जो होता है बॉल पिन हैमर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सामान जनरली जो यूज होता है काम में, हम लोग जो जनरल यूज़ में यूज़ करेंगे वो 400 ग्राम भार वाला ही बॉल पिन हैमर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं पहले बॉल पिन हैमर कैसा होता है। तो देखिए ये है आपका बॉल पिन हैमर, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपका ये बॉल पिन है, ये वाला पोर्शन, ये हैंडल हो गया, ये वेज नट हो गया, ये नेक हो गया और ये वाला फेज हो गया। ठीक है, देखिएगा ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। फिगर भी आप लोग को ये याद रखना है कि बॉल पिन का ऐसा ही फिगर होता है। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए इस लोहे को फोर्जिंग करके बनाया। फोर्जिंग मतलब क्या है ना, घिस करके, ठीक है, घिसना होता है, फोर्जिंग करके बनाया गया। इसमें एक तरफ की आकृति बॉल की तरह होती है, एक तरफ की आकृति बॉल की तरह रहेगी। देखिए बॉल पिन यहाँ है और इसे गिट्टी के लिए दीवार में रोल प्लग लगाने के और रिवेटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैंडल, फेस, नेक, वेज, बॉल पिन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर में क्या है, ये लोहे की फोर्जिंग द्वारा निर्मित होते हैं। ये मुख्यतः 125 ग्राम से 250 ग्राम और 500 ग्राम भार में बनाए जाते हैं। इसका उपयोग बढ़ईगिरी कारपेंटरी में होता है ना, कारपेंटरी वर्क्स में इसका यूज़ करेंगे। जो लकड़ी के जैसे हो समझते हैं कि बेंच हो गया, दरवाज़ा हो गया, लकड़ी का कोई भी वर्क्स हो गया तो उसमें इसका यूज होता है। ऐसा फेस वाला जो भी हैमर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पिन हैमर बोलेंगे। इसका एक साइड पिन जैसा होगा, हैंडल इधर है, फेस एक दूसरा तरफ का फेस इस तरीके का रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है मैलेट। मैलेट का जो खास ये जो हैमर है, ये इसका खास ये है क्या कि ये लकड़ी का बना हुआ होता है ना मैलेट, और ख़ास कोई लकड़ी का बना हुआ होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी लकड़ी से उठा के बना दिया गया है ना। तो लकड़ी द्वारा बने हैमर को मैलेट कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर धात्विक चादर के लिए होता है ना, धातु का चादर में इसका यूज होता है। इसको बनाने में साधन देखिए कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। शीशम, इमली, सागौन या कोई अन्य कठोर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मैलेट है, इसको ध्यान में रखें। अब इस हैमर का प्रयोग करते समय हैंडल के आधे भाग को कसकर हाथ में पकड़ना है। देखिए इसको यूज कैसे करना वो भी लिखा हुआ है। आधे भाग को कसकर पकड़ना है, इसके बाद जिस स्थान पर चोट लगानी है, यानी कि जिस धातु की चादर पर जब हम इसका यूज करेंगे तो धातु की चादर पर ही करेंगे। तो जहाँ पर चोट लगाना है उसकी तरफ हमको हैमर का फेस रखना हो, यानी कि ये वाला जो फेस है, ये फेस हमको उसके ऊपर रखना हो। आवश्यक बल लगाकर प्रहार करना। ठीक है, इस फेस से प्रहार करेंगे हम लोग। अब इसका सेफ्टी क्या है, सावधानियां देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हैमर का फेस चिकना नहीं होना चाहिए। ये जो है चिकना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैमर का हैंडल कसा हुआ होना चाहिए, हैंडल कसा हुआ होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। चेक हमेशा करते रहें। थर्ड नंबर में हैमर द्वारा प्रहार करते समय इसके हैंडल को आखिरी सिरे एंड पैलेस से पकड़ना चाहिए, है ना, आखिरी सिरे से। यानी कि देखिए आखिरी सिरा मतलब यहाँ से एकदम लास्ट है ना, ज़्यादा आखिरी सिरे से ही पकड़ने का कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, हैमर का चयन जॉब के अनुसार ही करना चाहिए। जॉब, ये जॉब क्या है, जिस धातु पर काम कर रहे हैं, है ना, उस जॉब के अनुसार ही है। अगर वैसा कोई धातु है जहाँ इस हैमर का ज़रूरत है, उसी को हम लोग उसी जगह पे हम लोग इस जॉब का यूज़ करेंगे। जॉब मतलब यही समझिए कि जॉब एक टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा हो गया या लोहा का टुकड़ा हो गया, जिस पर हम लोग काम करते हैं या जिसकी मदद से कोई प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उस आकार का होना चाहिए। तो ये वो एक तरह का सैंपल है, वो आप लोग अभी तो टूल्स पढ़ रहे हैं, आगे पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं छेनी। देखिए छेनी का बात, हथौड़ी का हम लोग कर रहे थे तो छेनी का भी बात यहाँ आ ही गया, तो आप लोग समझ ही रहेंगे। हथौड़ी और छेनी एक तरह से कहीं कहीं पर दोनों साथ भी यूज होता है। तो इसी तरह यहाँ पे छेनी का क्या है कि क्लियर भाषा में हम लोग समझते हैं कि किसी पदार्थ को अनावश्यक धातु हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताया था ना कि चौखट लगाने के लिए हम लोग पहले दीवार को थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो वही यहाँ पे एक तरह से धातु हटाने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है, वही यहाँ कहा जा रहा है।
वायरिंग करते समय देखते होंगे क्या कि तार जो है दीवार में डालना रहता है, तो उस समय जो है ना दीवार को कटिंग करना पड़ता है। तो उस समय चिन्हा मार्क करके जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो मार्क कर देता है कि यहाँ से तार जाएगा, और उस एरिया को मार्किंग करने के बाद छेनी हथौड़े से ना उसको कटिंग करता है दीवार को, ताकि जो है वहाँ पर जैसे है ना वायर को ले जा सके, है ना, एक रास्ता तैयार कर सके लाइन देने का। तो ठीक है, तो उस समय ही छेनी का यूज़ होता है। तो अब देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, वायरिंग करते समय बैटन व केपिंग में जोड़ लगाने के लिए अतिरिक्त धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत कार्यों में मुख्यतः निम्न 2 प्रकार की छेनी प्रयोग की जाती है। ठीक है, फॉर्मर छेनी हो गया, ये है ना, फॉर्मर छेनी हो गया। इसमें क्या है कि यह उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील से बनी होती है। इसका काटने वाला भाग बहुत ही पैना होता है जो लकड़ी की कटिंग के लिए प्रयोग होता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। यह हो गया फॉर्मर छेनी। ठीक है, इसका फिगर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, लकड़ी की कटिंग करने के लिए इसे हैंडल द्वारा पकड़कर सर्वप्रथम कटिंग एज को लकड़ी पर उपयुक्त कोण पर सेट किया जाता है ना, कटिंग एज पर इसका जो कोण है, इसका कोण रहता है। ज़्यादातर लकड़ी को काटने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात हैमर की सहायता से इसके सिरे पर यानी कि हेड पर, यहाँ पर हैमर की सहायता से इस पर चोट दिया जाता है। ठीक है, और ज़रूरत अनुसार हम इस पर प्रहार करते हैं। ठीक है, और इसी तरह छेनी कितना तरह का होता है, जैसे हम लोग सबका टाइप देख रहे हैं, हैमर का देख लिए, प्लायर का देख लिए, उसी तरह हम लोग यहाँ छेनी का दूसरा टाइप देखेंगे। यह है ठंडी छेनी, कोल्ड छेनी। ठीक है, कोल्ड छेनी में इसका प्रयोग मशीनरी कार्य में होता है। यह निम्न कार्बन इस्पात से निर्मित होती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, फिगर देख लीजिए, मशीन के काम में यूज होता है। कार्बन स्टील में ज़्यादातर इसका यूज होता है ना, कार्बन स्टील से यूज नहीं, मतलब कार्बन स्टील द्वारा ही बना हुआ। ये बना हुआ किसका है, तो कार्बन स्टील से बना हुआ। ठंडी छेनी को पकड़कर सावधानीपूर्वक कसकर पकड़कर प्रयोग जो है हम लोग इसको पकड़ के जोर से पकड़ करके करेंगे, है ना। इसे हैंडल से पकड़कर इसके कटिंग एज से धातु हटानी चाहिए। ठीक है, अब इसका सेफ्टी क्या है, इसका सेफ्टी हम लोग देख लेते हैं। इस छेनी को मैलेट के साथ प्रयोग करना चाहिए, इसे पेचकस की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार छेनी खराब हो सकती है और चोट भी लग सकती है। इसकी धार कुंद हो जाने पर इसे ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन पर घिसकर धार तेज कर लेनी चाहिए। ठीक है, सब बात समझ में आ रहा है, और इसे धातु पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब सारा इसका सेफ्टी हो गया। ठीक है।